छोटे से गांव में, जहां लोग दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करते थे, उसी गांव में रहता था लाला नाम का एक सेठ, जो बहुत ही लालची और चालाक था। गांव के गरीब किसान उसकी मीठी बातों में जल्दी आ जाते थे और फिर उसकी चालाक शर्तों में फंसकर अपनी जमीन तक खो देते थे। लाला सेठ को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। गांव के लोग उससे डरते थे और उसकी हर बात मानने को मजबूर थे। देखो चमन, ये गरीब किसान भी ना बड़े अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। इनके पास ना दिमाग है ना कोई समझदारी, बस खेतों में पसीना बहाना जानते हैं और उसी में खुश रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस एक कागज पर अंगूठा लगवाता हूं और उनकी सारी मेहनत का फल सीधा मेरे घर आ जाता है। मैं ऐसी ऐसी शर्तें रखता हूं जो ये समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस पूरे गांव में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये लोग मेहनत जरूर करते हैं पर फायदा हमेशा मेरा होता है। सही कहा सेठ जी, ये लोग सच में बहुत भोले होते हैं। आपकी मीठी बातों में आकर सब कुछ खो देते हैं। आप जैसा दिमाग पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। आप तो खेल खेल में ही इनकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं। पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है सेठ जी। लोग आपके नाम से ही डरते हैं। कोई भी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक सुबह गांव में जब सेठ अपने आंगन में बैठा आराम कर रहा था, तभी एक गरीब किसान उम्मीद लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा। प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम मंगरू है। मैं पास के गांव से आया हूं और मुझे खेती के लिए जमीन चाहिए। तो तू जमीन लेना चाहता है। जानता भी है मेरी शर्तें कितनी सख्त होती हैं। हर कोई इन्हें पूरा नहीं कर पाता। मंगरू की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। घर की हालत खराब थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सेठ जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। बच्चे कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सेठ जी, लगता है ये भी बाकी किसानों जैसा ही है, सीधा साधा और मजबूर। आपकी बातों में जल्दी आ जाएगा। ठीक है मंगरू, मैं तुझे जमीन दे दूंगा, पर 6 महीने बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मंजूर है सेठ जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। वाह सेठ जी, फिर से एक नया किसान जाल में फंस गया। ये मेहनत करेगा और फायदा आपको मिलेगा। याद रखना मंगरू, मेहनत तू करेगा लेकिन हिसाब हमेशा मेरा चलेगा। इस तरह मंगरू अपनी मजबूरी में सेठ की शर्त मान लेता है। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। अगले ही दिन से मंगरू खेत में काम करने लग गया। सुबह से शाम तक मेहनत करता और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीता। अब ये जमीन ही मेरी उम्मीद है, यही मेरे परिवार का सहारा बनेगी। मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। तेज धूप हो या कड़क ठंड, मंगरू बिना रुके काम करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद फसल लहलहाने लगी। वाह भगवान, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर सब ठीक रहा तो मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मंगरू खुशी खुशी फसल की कटाई करने लगा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद की किरण। सेठ जी, मैंने सुना है मंगरू की फसल तैयार हो गई है। इस बार तो बहुत अच्छी उपज हुई है। आपका फायदा ही फायदा है। सेठ और चमन तुरंत खेत की ओर निकल पड़े। मंगरू अपनी मेहनत पर खुश था, लेकिन उसे आने वाले धोखे का अंदाजा नहीं था। अरे मंगरू, लगता है इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखकर तो मजा आ गया। अब जल्दी से मेरा हिस्सा निकाल। हाँ सेठ जी, मैंने दिन रात मेहनत की है, तभी इतनी अच्छी फसल हुई है। अब आप अपना हिस्सा ले लीजिए। अरे ये सब तेरी मेहनत का नहीं, मेरी जमीन का कमाल है। तू कुछ भी कर लेता, फसल तो ऐसी ही होती। नहीं सेठ जी, मेहनत भी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं मेहनत ना करता तो ये फसल नहीं होती। अरे ज्यादा बहस मत कर मंगरू, सेठ जी जो कह रहे हैं वही सही है। तू बस अपना काम कर और हिस्सा दे दे। लाला चालाकी से ज्यादातर फसल अपने साथ ले गया।
मंगरू के हिस्से में बस थोड़ा सा अनाज बचा, जो उसके परिवार के लिए काफी नहीं था। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। कब तक ऐसे ही दूसरों के लिए काम करता रहूंगा? क्या कभी मेरी किस्मत बदलेगी? मंगरू उदास होकर घर लौट आया। उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका था और उसके सपने टूट चुके थे। कई महीनों बाद मंगरू का बेटा शहर से वापस गांव लौटता है। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब अपने घर की हालत देखने आया था। घर की टूटी हालत और पिता के चेहरे की उदासी देखकर उसका दिल भर आया और उसे सब समझ में आ गया। बेटा, तू आ गया। तुझे देखकर दिल को थोड़ा सहारा मिला, वरना हालात ने तो तोड़ ही दिया था। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। ये सेठ लोग हम जैसे गरीबों का हक खा जाते हैं। पिताजी, ये सब कब तक चलेगा? आप मेहनत करें और कोई और उसका फल ले जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं सहूँगा। अब आप चिंता मत कीजिए, इस बार खेती मैं करूँगा और उस सेठ को उसी की चाल में फंसाऊंगा। विशाल की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। वो समझ चुका था कि लड़ाई ताकत से नहीं, समझदारी से जीतनी होगी। मैं उसकी हर शर्त मानूंगा, लेकिन इस बार खेल उल्टा होगा। जो अब तक सबके साथ हुआ, वो अब उसके साथ होगा। बेटा, वो बहुत चालाक है, कहीं तू भी उसके जाल में ना फंस जाए। मुझे डर लग रहा है। आप चिंता मत करो पिताजी, इस बार आपका बेटा हारने वाला नहीं है। अब तक उसने सबको बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब उसकी बारी है। अगले ही दिन वो सीधे सेठ के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिमाग में एक पक्की योजना। प्रणाम सेठ जी, इस बार खेत पर काम मैं करूंगा पिताजी की जगह। मुझे ठेके पर जमीन चाहिए। अरे वाह, अब बेटा भी मैदान में उतर आया। ठीक है, पर मेरी शर्तें माननी होंगी। इस बार जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, और ध्यान से सुन, ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा। मंजूर है सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सेठ मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा इस बार भी वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला उससे ज्यादा चालाक है। इस बार थोड़ी अलग खेती करता हूँ ताकि खेल पलट सके। मेहनत भी करूंगा और दिमाग भी लगाऊंगा। कुछ ही दिनों में खेत में फसल उगने लगी, लेकिन इस बार गेहूं नहीं, बल्कि कुछ अलग ही उग रहा था। कुछ महीनों बाद फसल पूरी तरह तैयार हो गई। खेत में हरी हरी गाजर लहलहा रही थी और अब असली खेल शुरू होने वाला था। अरे वाह, लगता है फसल तैयार हो गई। चलो देखते हैं इस बार कितना फायदा होता है। आइए सेठ जी, आपका ही इंतजार था। फसल तैयार है, आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। मुझे सब याद है, ऊपर का हिस्सा मेरा है। चलो जल्दी से काटो, मुझे ज्यादा देर नहीं है। बिल्कुल सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। ऊपर का हिस्सा आपका है और नीचे का हिस्सा मेरा। जैसे ही सेठ ने फसल देखी, उसके होश उड़ गए। ऊपर सिर्फ पत्ते थे और नीचे असली गाजर। ये क्या है? इस बार गेहूं नहीं उगाया, ये तो गाजर है। अब मैं क्या करूंगा इन पत्तों का? सेठ जी, आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका है और नीचे का मेरा। इस तरह पहली बार किसी ने सेठ को उसकी ही चाल में फंसा दिया और सेठ सिर्फ देखता रह गया, जबकि सारा फायदा सामने वाला ले गया। पहली बार हारने के बाद सेठ अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के ने उसे बेवकूफ बना दिया। नहीं, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। उस लड़के ने मुझे चालाकी दिखाई है, अब मैं उसे असली खेल दिखाऊंगा। कुछ दिन बाद वो फिर से सेठ के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था,
और दिमाग में नई योजना। प्रणाम सेठ जी, इस बार भी मुझे ज़मीन चाहिए। मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। अरे वाह, फिर से आ गया। लगता है पिछली जीत का घमंड चढ़ गया है। ठीक है, इस बार मेरी नई शर्त सुन। नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा। मंजूर है सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। इस बार भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सेठ इस बार बहुत खुश था। उसे लगा इस बार वो जरूर जीतेगा। कुछ दिनों बाद खेत में फसल उगने लगी। इस बार गाजर नहीं बल्कि गेहूं की सुनहरी बालियां लहरा रही थी। इस बार चाल उल्टी चलेगी और हिसाब भी उल्टा होगा। जो सोचा है वो करके ही रहूंगा। समय बीता और फसल पूरी तरह तैयार हो गई। अब फिर से वही दिन आया जब असली फैसला होना था। अरे वाह, इस बार तो फसल और भी अच्छी लग रही है। अब तो मजा आ जाएगा, सारा फायदा मेरा होगा। आइए सेठ जी, आपका ही इंतजार था। फसल तैयार है, आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। मुझे सब याद है। नीचे का हिस्सा मेरा है। चलो जल्दी से काटो और मेरा हिस्सा निकालो। बिल्कुल सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर का मेरा। ये क्या, फिर से मेरे साथ चालाकी? मुझे तो सिर्फ जड़ें मिली और सारा अनाज तू ले गया। सेठ जी, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। नीचे का हिस्सा आपका है और ऊपर का मेरा। इस तरह दूसरी बार भी सेठ अपनी ही चाल में फंस गया। अब उसे समझ आ गया था कि सामने वाला साधारण नहीं है। 2 बार हारने के बाद सेठ अब गुस्से से जल रहा था। उसकी इज्जत दांव पर लग चुकी थी और इस बार वो हर हाल में जीतना चाहता था। इस बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि बचना नामुमकिन होगा। ना ऊपर बचेगा, ना नीचे कुछ मिलेगा। कुछ दिनों बाद वो फिर से सेठ के पास पहुंचा। इस बार भी उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। प्रणाम सेठ जी, इस बार भी मुझे जमीन चाहिए। मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ, अगर आप तैयार हो। अरे वाह, फिर से आ गया। ठीक है, इस बार आखिरी शर्त सुन ले। इस बार फसल का ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब देखता हूँ तू क्या करता है। मंजूर है सेठ जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। इस बार भी खेल होगा और जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सेठ इस बार बहुत खुश था। उसे लगा इस बार वो जरूर जीतेगा। कुछ दिनों बाद खेत में फसल उगने लगी। इस बार खेत में लगे थे केले के पेड़ और अब खेल अपने अंतिम मोड़ पर था। इस बार खेल खत्म होगा और सच सामने आएगा। मेहनत भी मेरी है और जीत भी मेरी ही होगी। समय बीता और केले की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। अब फिर से वही दिन आया जब फैसला होना था। अरे वाह, इस बार तो फसल और भी शानदार है। अब तो सारा फायदा मेरा ही होगा। देखता हूँ तू कैसे बचता है। आइए सेठ जी, आपका ही इंतजार था। फसल तैयार है, अब आप अपना हिस्सा ले लीजिए। मुझे सब याद है। ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। अब जल्दी से मेरा हिस्सा निकाल और ज्यादा चालाकी मत दिखा। बिल्कुल सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। ऊपर और नीचे आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। जैसे ही सेठ ने फसल देखी, उसका चेहरा उतर गया। ऊपर पत्ते थे, नीचे जड़ें और बीच में थे सारे केले। ये क्या, फिर से मैं हार गया। ना ऊपर मिला ना नीचे, सब कुछ तू ले गया। सेठ जी, मैंने तो आपकी ही शर्त मानी है। ऊपर और नीचे आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। इस बार सेठ पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी गलती समझ आ गई और पहली बार उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। मैं गलत था। मैंने लालच में आकर सबको ठगा। आज मुझे मेरी ही चालाकी का जवाब मिला है। अब मैं बदलना चाहता। उस दिन के बाद सेठ ने सभी किसानों की जमीन वापस कर दी और सबको उनकी मेहनत का सही हक मिलने लगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।